हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे पिछले टॉपिक से आगे, अर्थात हम लोक प्रशासन के अंदर बात कर रहे थे। लोक प्रशासन के बाद हम अगले टॉपिक के अंदर बात करेंगे कि विकासशील और विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका। तो पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि अर्थात कि जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन क्या होता है। लोक प्रशासन में एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं और एक सामूहिक प्रयास किया जाता है, जिसके अंदर कुछ लोग किसी सामूहिक समूह के रूप में इकट्ठा होते हैं और किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो हमने देख लिया था लोक प्रशासन के बारे में। अब बात करते हैं, दुनिया के अंदर देश तीन तरह के होते हैं, अर्थात कुछ देश विकसित देश होते हैं, कुछ विकासशील देश होते हैं और कुछ अविकसित देश होते हैं। तो कभी कभी जैसे कुछ अविकसित देश या विकासशील देश होते हैं, उनकी तो कहानी एक जैसी होती है कि किसी समय पे वो किसी न किसी देश के गुलाम थे। विकसित देशों ने उनको बहुत लंबे समय तक उपनिवेश बना के रखा था। तो कोई ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो कोई जर्मनी का, कोई फ्रांस का, तो कोई इटली का। तो इस तरह से बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों को बहुत लंबे समय तक उपनिवेश बना के रखा और उनका लंबे समय तक उनका शोषण किया। तो इस तरह से दुनिया दो भागों में बट गई, अर्थात कुछ देश जिनका प्रशासन तो काफ़ी सुदृढ़ रहा, अर्थात उनका लोक प्रशासन काफ़ी तरक्की कर चुका था, लेकिन जो उपनिवेश देश थे उनको समय के साथ आज़ादी मिली। उन पे क्या है कि थोपा हुआ लोक प्रशासन मिला। थोपा हुआ लोक प्रशासन उनकी परिस्थितियों के अनुसार नहीं था। इस कारण अविकसित देश की जो विकास की गति है वो बहुत धीमी रही, विकासशील देशों की भी विकास की गति धीमी रही। अब उनकी बात करते हैं। यदि हम उनके लोक प्रशासन को बारीकी से अध्ययन करें तो दोनों के लोक प्रशासन में अंतर मिलेगा, अर्थात विकसित देश और जो हमारे विकासशील देश हैं उनके लोक प्रशासन में भारी अंतर देखने को मिलता है। कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जब हम विकासशील और विकसित देशों का एक विस्तृत या व्यापक अध्ययन करते हैं तो उनके लोक प्रशासन में आपको किस प्रकार का अंतर देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि कौन से देशों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विकसित देशों में के जो प्रशासन होता है तो इनके अंदर कैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो विकसित देश हमारे किन किन देशों को माना जाएगा, हमारे यूरोपियन देशों को विकसित देश माना जाएगा, अमेरिका, कनाडा और जो जैसे आयरलैंड है, आइसलैंड है, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे जापान है, दक्षिणी कोरिया है, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको हम किन की श्रेणी में मान सकते हैं, इनको हम विकसित देशों की श्रेणी में मान सकते हैं। तो उनके प्रशासन की बात कर रहे हैं, उनके प्रशासन में कौन कौन सी विशेषताएं हमारे पाई जाती है। पहली बात की उनकी विशेषताओं में कि वहाँ विकेंद्रीकृत प्रशासन पाया जाता है। तो हम बात करते हैं, प्रशासन दो प्रकार का होता है, एक केंद्रीकृत प्रशासन और एक विकेंद्रीकृत प्रशासन। अब केंद्रीकृत प्रशासन किसे कहते हैं, जिसमें अधिकतर निर्णय किसी एक व्यक्ति के द्वारा या एक संस्था के द्वारा लिया जाता है, उसे केंद्रीकृत प्रशासन कहेंगे। और दूसरा होता है विकेंद्रीकृत प्रशासन, अर्थात जिसमें बहुत सारे सरकार के या संस्थाओं के अंग होते हैं और प्रत्येक अंग के द्वारा अपने अपने द्वारा किए जो उनको निर्धारित कार्य होते हैं उन कार्य को किया जाता है। कि जैसे माने कि हम बच्चों और महिलाओं से के विकास की बात करेंगे तो इसके लिए अलग से हम एक विभाग बना दिया जाएगा, महिला और बाल विकास विभाग। विकलांगों के लिए जो की बात करें तो उन्हें दिव्यांगजन या विशेष योग्यजन विभाग बना दिया जाएगा। जो अनुसूचित जाति या एससी लोग होते हैं तो उनके लिए अलग से एक विभाग एससी आयोग बना दिया जाएगा, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, वित्त के लिए वित्त विभाग, तो इस तरह जल के लिए जल विभाग, विद्युत के लिए विद्युत विभाग। तो हर प्रकार के कार्य के लिए जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं और उन विभागों के द्वारा उन उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार के जो प्रशासन होता है उसे विकेंद्रीकृत प्रशासन कहते हैं। तो विकसित देशों की पहली विशेषताओं में बात करते हैं, वहाँ का प्रशासन कैसा होता है। वहाँ का प्रशासन होता है विकेंद्रीकृत प्रशासन, अर्थात उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं। प्रत्येक विभाग को हम वहाँ पे स्वायत्तता दी जाती है, जहाँ वो अपने निर्णय लेते हैं और अपने निर्णयों को लागू करते हैं। फिर बात करते हैं विकसित देशों की, तो वहाँ राष्ट्रीय कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता होती है, अर्थात जो देश के जो कानून होते हैं उनके अंदर जो संविधान होता है तो उसमें जो कानून बनाए जाते हैं तो सभी लोग उन कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं, अर्थात उन कानूनों की इज्जत करते हैं, उनको संपूर्णता और उनको प्राप्त करने के पूरे प्रयास किए जाते हैं, उनको लागू करने में पूरा सहयोग दिया जाता है।
अर्थात राष्ट्रीय कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता होती है। फिर बात करते हैं विकसित देशों की जो प्रशासन है उसमें एक शब्द बनाते हैं हम टार। एक शब्द बनाते हैं हम कौन सा? टार। टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, अर्थात उनके कार्यों में पारदर्शिता होती है। जनता कभी भी प्रशासन के किसी भी अंग से जाके सवाल पूछ सकती है और उनके कार्यों की जायजा ले सकती है, अर्थात उनके कार्यों में पारदर्शिता होती है। दूसरा जवाबदेहिता, जैसे कि हमारे भारत देश के अंदर भी कार्यपालिका सरकार के प्रति जवाबदेही होती है और सरकार क्या होती है? हमारी लोकसभा के प्रति या जनता के प्रति जवाबदेही होती है। तो जवाबदेहिता शब्द काफ़ी बड़ा होता है, विस्तृत होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी शब्द होता है। तो विकसित देशों में सभी पदों पर एक जवाबदेहिता तय की जाती है, अर्थात वह अपने पद के लिए और अपने कार्य के लिए किन के प्रति जवाबदेह है यह तय कर दिया जाता है। फिर आता उत्तरदायी प्रशासन। उत्तरदायी प्रशासन का अर्थ होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो विकसित देशों के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अर्थात कि जो प्रशासन होता है किसके प्रति जवाबदेही होता है, उत्तरदायी होता है और पारदर्शी प्रशासन होता है। तो इस तरह देखते हैं हम विकसित देशों में प्रशासन की विशेषताओं में यहाँ टार अर्थात ट्रांसपेरेंसी अर्थात पारदर्शिता युक्त, ए से अकाउंटेबिलिटी अर्थात जवाबदेहिता, आर से रेस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात उत्तरदायित्व की भावना होती है विकसित देशों की प्रशासन में। चौथी बात करें विशेषताओं की तो वहाँ पेशेवर नौकरशाही होती है। पेशेवर नौकरशाही का अर्थात वहाँ स्पेशलिस्ट को बहुत तवज्जो दी जाती है, अर्थात जो विशेष विभाग होते हैं, विशेष विभागों में विशेष योग्यजन अर्थात हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन क्षेत्र के, जैसे वित्त विभाग के अंदर जो वित्त के अर्थात इकोनॉमिक्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको लगाया जाता है। जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं और जो फुर्तीले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं जो रक्षा क्षेत्र में लगाया जाता है। तो इस तरह से जो जिस क्षेत्र का विशिष्ट होता है, ये विशेष योग्यता रखता है, उसे उसी क्षेत्र में लगाया जाता है, अर्थात नौकरशाही कैसे होती है? पेशेवर होती है। फिर क्या बात करें जन सहभागिता प्रशासन होता है। प्रशासन में जनता का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विकसित देशों में इस प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है जिसके अंदर जनता का सहयोग और जनता को योगदान दिया जा सके, अर्थात जनता के सहयोग के बिना कोई भी नीति का क्रियान्वयन नहीं किया जाता। अगली विशेषता देखें तो विकसित देशों की प्रशासन की, तो प्रशासनिक संरचना कैसी होती है? तार्किक होती है और स्वतंत्र होती है। जब कभी भी पूछा जाता है कि किसी भी पद का प्रयोग या सृजन क्यों किया गया, तो उसका एक स्पष्ट जवाब होता है कि हमें ये उद्देश्य प्राप्त करना था, इसलिए हमने उस पद का सृजन किया। अर्थात प्रशासनिक संरचना कैसी होती है? तार्किक होती है। बिना फालतू की कोई प्रशासनिक संरचना नहीं बनाई जाती। कई बार कहीं कुछ ऐसे पदों का सृजन भी कर दिया जाता है जिनका कोई मतलब नहीं होता, अर्थात वह कुछ भी काम नहीं करते हैं, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। लेकिन जो विकसित देश होते हैं उसमें ऐसे पदों का सृजन नहीं किया जाता। अब इसके उल्टे बात करें कि जो हमारे विकासशील देश होते हैं, तो विकासशील देशों में प्रशासन की क्या विशेषताएं होती है? तो विकासशील देशों के प्रशासन की विशेषताओं की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो विकासशील देश थे किसी न किसी समय किसी न किसी देश के उपनिवेश रहे थे। तो उपनिवेश के काल के दौरान उनके अंदर ये कुछ कमियां डाल दी गई थी जो जिन कमियों से विकासशील देश और अविकसित देश अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। जैसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको बात करते हैं कि जैसे विकासशील देश अर्थात हम भारत की बात करेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको बात करते हैं। वैसे ये जनरलाइज क्वेश्चन है, अर्थात सभी देश जो विकासशील देश है अविकसित देश है इन पर लागू होता है। तो जैसे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं कि विकासशील देशों में क्या विशेषताएं हैं। जैसे प्रशासन में भ्रष्टाचार और लालफिताशाही। जैसे उपनिवेश काल था, उपनिवेश काल के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी प्रशासन में भ्रष्टाचार करते थे और जब वो भारत को आज़ाद करके गए तो उस प्रशासन में भ्रष्टाचार को इतनी गहराई तक बसा दिया गया कि जो नया प्रशासन था भारत का वह इन कमियों से अर्थात भ्रष्टाचार जैसी दिक्कतों से दूर नहीं हो पाया। विकासशील देशों में क्या होता है? लालफिताशाही भी पाई जाती है। लालफिताशाही किससे कहते हैं? अर्थात कामों को जबरदस्ती अड़ंगे लगा के नियम कानून का हवाला देकर लेट करना, देरी करना, यह क्या कहलाता है? हमारा लालफिताशाही कहलाता है। जो विकसित देश होते हैं, विकसित देश कैसे होते हैं? प्रोत्साहनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। यदि कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति उस देश के अंदर कार्य करना चाहता है तो सरकार उसे प्रोत्साहित करती है कि वह अधिक से अधिक कार्य करे। लेकिन जैसे जो विकासशील देश होते हैं, जैसे हमारे भारत की बात करें तो भारत में 1990 से पहले जो लाइसेंस व्यवस्था थी
तो यह लाल फीताशाही की धोतकती अर्थात लाल फीताशाही को दर्शाती थी कि कोई भी काम करना है तो पहले ही हतोत्साहित हो जाता था व्यक्ति कि हमें इतने सारे लाइसेंस लेने हैं कि व्यक्ति 6 महीने तक से साल भर तो लाइसेंस ही लेता रहता था, जब तक तो उनका लाइसेंस फिर अगले साल को रिन्यू कराना होता था, फिर ये लाइसेंस राज, फिर कमीशन। तो इस तरह से जो मूल उद्देश्य होता था किसी उद्योगकर्ता का तो वह उसे पूरा नहीं कर पाता था। तो विकासशील देशों में भ्रष्टाचार की समस्या, लाल फीताशाही की समस्या रहती है। फिर बात करें हमारे प्रशासन में औपनिवेशिक विरासत। हमारा प्रशासन जैसे भारत का प्रशासन है और अन्य कई देश है, जैसे हमारे पाकिस्तान पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश हमारा बांग्लादेश है, अन्य पड़ोसी देश हैं, उसमें प्रशासन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? उन देशों के द्वारा किया गया जिनके वो उपनिवेश थे। जैसे भारत में संविधान की बात करें तो भारत का संविधान की मुख्य बातें, अधिकतर बातें हमारे 1935 का जो अधिनियम था उससे ली गई है। तो हमारी जैसे प्रशासनिक संरचनाएं, जैसे हमारे लोकसभा, राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन, कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं वो मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उपनिवेशिक विरासत के रूप में मिली है, जो हमारे परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने जब उनको अपना लिया है तो उन कमियों को हम सही करने का प्रयास करेंगे। फिर आता है विकासशील देशों में जन सहभागिता की कमी। विकासशील देशों में जो नीतियों का निर्माण किया जाता है तो नीतियों को लागू करने में जनता का सहयोग नहीं लिया जाता है, लेकिन वर्तमान में जब 1990 के बाद में एलपीजी रिफॉर्म किए गए, एलपीजी रिफॉर्म करने के बाद उन नीतियों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें जन सहयोग आवश्यक हो। इसीलिए अब क्या किया जा रहा है, जितने भी, जैसे अभी हाल ही में एक नई योजना बनाई गई थी, जैसे गुरु गोलवलकर जन सहभागिता योजना थी, इसका नाम बदल के जो अब वर्तमान में महात्मा गांधी जन सहभागिता योजना है का निर्माण किया गया है। तो उस योजना में भी जैसे यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई सहकारी समिति या निजी व्यक्ति यदि 90% तक अपना तरफ से योगदान देता है किसी भी शमशान घाट या फिर कोई सार्वजनिक निर्माण के लिए 90% तक योगदान देता है, तो 10% तक योगदान देता है तो 90% सरकार के द्वारा उसको सहयोग दिया जाएगा। तो इसमें जनता का भी सहयोग लिया जा रहा है। और यदि 30% तक जैसे हमारे पार्क होते हैं या कोई जैसे हमारे सामुदायिक केंद्र होते हैं, इनका निर्माण के लिए कोई 30% तक देता है तो 70% तक सरकार के द्वारा सहयोग दिया जाएगा। तो इस तरह की योजनाएं का निर्माण किया जा रहा है जिसके अंदर जनता की सहभागीदारी को शामिल किया जा रहा है। तो विकासशील देशों की बात करें तो वहाँ पे जन भागीदारी की कमी दिखती है। इसके बाद बात करें तो प्रशासन में प्रतिबद्धता का अभाव, अर्थात प्रशासन में जो भी पद हैं वो यदि उनसे कोई भी गलत कार्य हो जाता है तो अपने जो जिम्मेदारी है उनसे दूर भागने का प्रयास करते हैं, उत्तरदायित्व को लेने का कम से कम प्रयास करते हैं। जवाबदेहिता तय नहीं हो पाती। यदि कोई भी कार्य होता है तो कि इसकी जवाबदेहिता किसकी थी, सही होने की, गलत होने की। जब कार्य सही हो जाता है तो उसका जो क्रेडिट है वो तो सभी ले लेते हैं, लेकिन कार्य गलत हो जाता है तो उसकी जवाबदेहिता तय करना मुश्किल हो जाता है प्रशासन के अंदर। तो प्रशासन में प्रतिबद्धता का अभाव, अर्थात ये भी है कि समाज प्रशासन में जो भी कार्य करते हैं वह केवल पैसा कमाने के एक साधन के रूप में करते हैं, अर्थात वेतन प्राप्त हो और कार्य करें, वे प्रतिबद्ध होकर कार्य नहीं करते हैं। फिर आता है संक्रमणकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थात पहले ऐसी जो विकासशील देशों की बात करें तो वो शुरुआत में अविकसित देश थे, फिर उसके बाद वो विकासशील देश में बदल रहे हैं और समय के साथ वो विकसित देशों की तरफ जा रहे हैं, अर्थात वह संक्रमणकालीन उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, अर्थात उसमें तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। आगे बात करें अकर्मण्यता, रूढ़िवादिता। विकासशील देशों के अंदर प्रशासन के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो पहली बात तो देखें अकर्मण्यता, अर्थात काम करना ही नहीं चाहते। एक बार वो प्रशासन का हिस्सा बन जाते हैं और प्रशासन का हिस्सा बनने के बाद वह काम करना ही नहीं चाहते, अकर्मण्यता की नीति अपना लेते हैं, अर्थात हम कुछ नहीं करेंगे, हमें जो बताया जाएगा हम कर देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और रूढ़िवादिता, तो रूढ़िवादिता के अनुसार यही होता है कि पहले वाले क्या काम करते थे, पहले वाले ये काम करते थे तो हम भी यही काम करेंगे, हम भी उतना ही काम करेंगे जैसे पहले के कर्मचारी या पहले के प्रशासन कार्य करता था। तो प्रशासन में नवाचार लाने का प्रयास नहीं किया जाता है। आगे बात करें तो प्रशासन की बात कर ली हमने, प्रशासन चाहिए क्यों, अर्थात प्रशासन की आवश्यकता क्या है। पिछले लेक्चर में हमने प्रशासन के महत्व को देखा था, अब हम बात करते हैं प्रशासन की ज़रूरत क्या है, अर्थात प्रशासन की हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर क्या बदलाव ला सकता है प्रशासन, तो हम उनके बारे में देखते हैं। तो प्रशासन की भूमिका किन किन
चीज़ों के अंदर होती है। तो एक एक करके हम उनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सरकार के उद्देश्य प्राप्त करने की सहायक। फिर सबसे पहले बात करते हैं सरकार क्या करती है। सरकार नीति निर्माण करती है। नीति निर्माण के द्वारा वो सरकार क्या करती है, सरकार अपने जो उद्देश्य होते हैं अर्थात लोक सेवा के जो उनके उद्देश्य होता है उनको लिए नीति निर्माण करती है। लेकिन सरकार क्या उन नीतियों का निर्माण करके जनता की सेवा कर सकती है? नहीं। तो सरकार को सहयोग कौन करता है? प्रशासन उन नीतियों को लागू करके उनके जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है। तो सरकार के जो उद्देश्य होते हैं प्रशासन उनको मदद करता है कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाए। दूसरा होता है जन कल्याण का माध्यम। यदि जनता का कल्याण करना है, सरकार के द्वारा यदि जनता का कल्याण करना है, तो सरकार कभी भी जनता का कल्याण खुद नहीं कर पाती है। उसको सहयोग के लिए प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक नीति को लागू करने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है जो उस क्षेत्र में कार्य करते हैं। फिर बात करते हैं एकता, अखंडता और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जैसा कि हमने देखा था कि जब युद्ध होता है तो हमारी रक्षा कौन करता है? सैनिक करते हैं। जब युद्ध होता है तो हमारी रक्षा कौन करते हैं? सैनिक करते हैं। लेकिन जब शांति काल होता है तब हमारे देश के अंदर जैसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं, शांति है, एकता, अखंडता, इन सब को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? प्रशासन करता है। इसके बाद करते हैं लोकतंत्र का वाहक और रक्षक। कि जैसे हमारे देश के अंदर विभिन्न तरह के चुनाव कराए जाते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा, विधानसभा, हमारे स्थानीय निकायों के चुनाव है, हमारे नगरीय चुनाव है, ये इतने सारे चुनाव कराए जाते हैं जिससे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जाता है। और ये सारे चुनाव किनके द्वारा कराए जाते हैं? हमारे लोक सेवकों के द्वारा ही करवाए जाते हैं। अर्थात प्रशासन ही इन चुनावों को करवाता है और प्रशासन ही इस तरह क्या बनता है? हमारे लोकतंत्र का वाहक बनता है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनकर्ता के रूप में। यदि देश के अंदर पहले क्या होता था, कुछ कुरीतियाँ होती थी देश के अंदर, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी डाकन प्रथा, कन्या वध, तो इस तरह की सामाजिक बुराइयाँ थी। तो लोक प्रशासन के द्वारा सामाजिक रूप से देखें, लोक प्रशासन के द्वारा सामाजिक रूप से देखें तो इन बुराइयों को दूर करने का कार्य किसने किया है? इन बुराइयों को दूर करने का कार्य लोक प्रशासन ने किया है। दूसरी हमारे आर्थिक परिवर्तनकर्ता की बात करें तो आर्थिक परिवर्तनकर्ता के अंदर कुछ बेरोजगारी, गरीबी, जो भुखमरी, कुछ ऐसी समस्याएं होती है तो लोक प्रशासन उनको दूर करने का प्रयास करता है। इसके आगे बात करते हैं सभ्यता, संस्कृति और कला के परिरक्षणकर्ता के रूप में। कि वे जितने भी जैसे सभ्यताएं हैं, जैसे हमारे जीव जंतु हैं, हमारी जैसे हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आर्य सभ्यता, हमारी मोहनजोदड़ो सभ्यता, तो इन सभ्यता से जितने भी अवशेष हमें मिले, अशोक के एडिक्ट्स हैं, अशोक के जो पिलर्स हैं, जो हमारे लाल किला है, ताजमहल है, तो इस प्रकार जो भी सभ्यताएं हैं, कला और संस्कृति है, तो इनके संरक्षणकर्ता के रूप में कौन कार्य करता है? हमारे एएसआई। और एएसआई भी हमारे क्या है? प्रशासन का हिस्सा माना जाता है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस तरह से सभ्यता, संस्कृति और कला के परिरक्षणकर्ता के रूप में भी कौन कार्य करता है? हमारे प्रशासन कार्य करता है। फिर विधि और न्याय प्रदान करना है। कानून बनाए जाते हैं, कानूनों को लागू कौन करता है? पुलिस प्रशासन। कानूनों को लागू कौन करता है? पुलिस प्रशासन। ट्रैफिक नियम बनाए जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक नियमों को लागू कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस प्रशासन। तो इस तरह से देश के अंदर विधि और न्याय प्रदान करने का कार्य कौन करता है? इसमें सहयोग कौन करता है? प्रशासन हमारा इसमें सहयोग करता है। फिर आजीविका का माध्यम। हमें पता है कि भारत के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा लोग सरकारी सेवाओं के अंदर कार्य करते हैं और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी प्रकार की नौकरियां अर्थात सेवाओं के अंदर कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के देश होते हैं, सभी देशों के अंदर बहुत सारी नौकरियां सरकारी क्षेत्र के अंदर निकाली जाती है और उनके अंदर वो कार्य करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो प्रशासन है ना, जो आजीविका का माध्यम भी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लोक प्रशासन अध्ययन के विषय के रूप में बात करें तो कभी कभी जैसे अब बात करते हैं कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या ज़रूरी है, तो अच्छा नागरिक बनने के लिए एक अच्छी समझ होनी ज़रूरी है। लेकिन समाज के अंदर काम करने के लिए आपको यदि लोक प्रशासन को अध्ययन के विषय के रूप में लेंगे तो व्यक्ति एक अच्छा नागरिक तो बनेगा ही, साथ ही साथ उसे प्रशासन की समझ भी होगी, साथ ही साथ उसे क्या होगी? प्रशासन की समझ भी होगी। तो लोक प्रशासन एक अच्छे विषय के रूप में भी लिया जा सकता है, अर्थात उसके अंदर अध्ययन किया जा सकता है। फिर बात करते हैं प्राकृतिक और मानवीय आपदा के निवारक के रूप में। अर्थात जैसे कोई प्राकृतिक और मानवीय आपदा आ जाती है, जैसे कोई भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है,
तो सामान्य जन इनके अवरोधक अर्थात इनको रोकने में और इनका उपाय करने में सहायक नहीं होते हैं। इसके लिए हमारे तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया है और इसके लिए कुछ विशेषज्ञ होते हैं जिनको प्रशासन के अंदर शामिल किया जाता है। तो ये सब हमारे निवारक के रूप में काम करते हैं। जैसे हमारे पुलिस अधिकारी है, हमारे जैसे जो फौजी हैं, हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी वाले हैं, अग्निशमन दल के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। तो ये क्या करते हैं, मानवीय और प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं इनको निवारक के रूप में कार्य करते हैं। फिर मानव अधिकारों का संरक्षण अर्थात जो मानव अधिकारों जैसे महिलाएं, बच्चे और जैसे और वृद्ध होते हैं और जैसे विकलांग होते हैं, तो इनके जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित करने का कार्य भी कौन करता है, प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि इनके लिए विशेष विभाग और विशेष कानूनों का निर्माण किया गया है और उनको लागू करने का कार्य कौन करता है, प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। प्रशासनिक नीतियों का प्रसारण करता और प्रशासनिक नवाचारों का प्रारंभ भी करता प्रशासन होता है। अर्थात प्रशासनिक जो नीतियाँ होती हैं उनको बना तो दिया जाता है, लेकिन उनको लागू करना, उनको एक विस्तृत क्षेत्र तक लागू करना, उनका पर्यवेक्षण करना, देखना कि ये नीतियाँ क्यों लागू नहीं हो पा रही, अगर लागू हो रही है तो किस स्तर तक हो रही है और उनको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। यदि इसमें नवाचारों की आवश्यकता है तो किस प्रकार के प्रशासनिक नवाचार इसके अंदर शुरू किए जा सकते हैं। तो ये सब कौन तय करता है, ये प्रशासन अर्थात लोक प्रशासन करता है। फिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तनकर्ता के रूप में यदि देश के अंदर आप इन प्रकार के परिवर्तन देखना चाहते हो, अर्थात आप सामाजिक परिवर्तन देखते हो, जैसे कि भ्रूण हत्या पर रोक लगाई गई है, सती प्रथा पर रोक लगाई गई है, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया है, बाल विवाह पर रोक लगाई गई है, तो ये सब सारे परिवर्तन हमारे सामाजिक परिवर्तन थे। आर्थिक परिवर्तन अर्थात हमें बेरोजगारी को दूर करना है, गरीबी को दूर करना है, विकास को दूर करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। फिर हमारे राजनीतिक परिवर्तन करता अर्थात पहले जो वोट डाले जाते थे वो बैलेट पेपर पे डाले जाते थे, ठप्पे वाले पे डाले जाते थे। अब मशीन आ गई है, उसके लिए वोटिंग मशीन आ गई है, उसमें चेक करने के लिए वीवीपीएटी आ गया है और सभी ऑनलाइन हो गए हैं। जो चुनाव की आचार संहिता है ये सब ऑनलाइन हो गई है, सभी प्रकार के ऐप बना दिए गए हैं। सांस्कृतिक में हमारे बहुत सारे कार्यालय बनाए गए हैं। जैसे एएसआई क्या करता है कि हमारे पुरातत्व की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको संरक्षित करके रखता है। हमारे जो फिल्म प्रमाणन बोर्ड है ये हमारी फिल्मों को ध्यान रखता है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। खेलों के अंदर हमारे जो बीसीसीआई है तो सांस्कृतिक रूप से परिवर्तनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरह हमने जो प्रशासन का महत्व देख लिया। इससे पहले हमने देखा था जो प्रशासन की भूमिका देखी थी, इससे पहले हमने विकासशील और विकसित देशों के अंदर प्रशासन की विशेषताएं देखी। तो आज के लेक्चर में हमने इनके बारे में जाना। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और वीडियो यदि पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।